हेलो डियर स्टूडेंट, मैं विजेंद्र जाखड़ ऑनलाइन क्लास में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। अपने भारत में अंग्रेजी साम्राज्य का प्रतिकार एवं संघर्ष टॉपिक को आगे बढ़ा रहे हैं, चैप्टर को। इसमें टॉपिक लिया आज अपन ने राजनीतिक आंदोलन। देखो, ईस्ट इंडिया कंपनी जब भारत आई थी, उन्होंने भारत में व्यापार के बाद में जो ही राजनीतिक सत्ता स्थापित की थी, उस राजनीतिक सत्ता के पश्चात उन्होंने भारतीय जो राजनीतिक या यूं बोले भारतीय जो शासक थे, उन शासकों को अलग अलग बेस पर अलग अलग रूपों में उनको पराजित करने का प्रयास किया। 1757 में बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला को पराजित किया, उसके बाद मराठाओं को किया, हैदर अली को किया, उसके पुत्र टीपू सुल्तान को किया, सिखों को हराया, सबको हरा करके वो दिल्ली तक अपना कब्जा स्थापित कर लेते हैं। वहां तक विरोध होता है कंपनी का, वो अलग अलग रूपों में और अलग अलग क्षेत्रों में भिन्न भिन्न प्रकार से उनका विरोध होता है। लेकिन 1857 की क्रांति के पश्चात भारत में जो राजनीतिक बागडोर है वो युवाओं के हाथ में आ जाती है, पढ़े लिखे लोगों द्वारा उनका विरोध किया जाता है। 28 दिसंबर 1885 को राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हो जाती है। हालांकि अंग्रेजों ने इसे अपने सुरक्षा कवच के रूप में स्थापित किया था, लेकिन यही राष्ट्रीय कांग्रेस ने 1905 के बाद जाकर के भारत में राजनीतिक आंदोलनों का आधार बनाया और भारतीय लोगों में राष्ट्रवाद की भावना उत्पन्न की थी। भारत के लोगों में जो राष्ट्रवाद की भावना उत्पन्न होती है, ये पहले अपन को ये समझना जरूरी है कि राष्ट्रवाद है क्या। राष्ट्र और वाद हिंदी भाषा के दो शब्दों से मिलकर के बना है। एक शब्द है राष्ट्र, जिसका अर्थ क्या होता है कि एक निश्चित भौगोलिक क्षेत्र में एक समान संस्कृति और बड़ी प्रसन्नता के साथ रहने वाला मानव समूह होता है, वह मानव समूह है राष्ट्र कहलाता है। वाद का अर्थ होता है परस्पर लड़ाई। तो उस मानव समूह को, राष्ट्र वाले मानव समूह को किसी भी प्रकार से अगर नुकसान पहुंचाया जाता है, तो वह मानव समूह अपनी ताकत के साथ में, अपने शस्त्र बलों के साथ में, वो मानव समूह नुकसान पहुंचाने वाली व्यवस्थाओं का या साम्राज्य का या उस एजेंसी विशेष का विरोध करता है। उस विरोध को राष्ट्रवाद कहा जाता है। अंग्रेज भारत में आए, भारतीय संस्कृति, सामाजिकता और भारत को हर एक क्षेत्र से उन्होंने टॉर्चर करना शुरू किया। तो 20वीं सदी के प्रारंभ में भारतीय लोगों ने मिलजुल करके अंग्रेजों का विरोध शुरू किया। वो विरोध क्या कहलाया? राष्ट्रवाद कहलाया था। 1905 में जो पिछले एपिसोड में आपको बता दिया था कि लॉर्ड कर्जन ने बंगभंग किया था, बंगाल का विभाजन किया था, उस समय राष्ट्रीय कांग्रेस बंगभंग हुआ था। वो हुआ था 1905 में, बंगाल का विभाजन 1905 ईस्वी में किया था लॉर्ड कर्जन ने। लॉर्ड कर्जन भारत के गवर्नर जनरल बन के आए थे। उन्होंने भारत को सांप्रदायिक आधार पर विभाजित करना शुरू कर दिया था और उस समय भारत का सबसे समृद्ध प्रांत था वो था बंगाल। उन्होंने पूर्वी बंगाल मुस्लिम लोगों के लिए आरक्षित कर दी गई और पश्चिम बंगाल हिंदुओं के लिए रिजर्व कर दिया गया। इस स्थिति का लाभ उठाया भारतीय राजनीतिक व्यक्तियों ने और भारत की जनता में उन्होंने एक नई लहर लाने का प्रयास किया कि अंग्रेज इतने दिन फूट डालो और राज करो की नीति का अनुसरण कर रहे थे, अब फिलहाल अंग्रेज हैं वो बांटो और खाओ की नीति का अनुसरण शुरू कर दिया। इसलिए भारतीय लोगों सचेत हो जाओ। यहां से राजनीतिक आंदोलन शुरू होते हैं। उसी समय प्रथम विश्व युद्ध शुरू हो जाता है। यहां से देखो प्रश्न कैसे आते हैं। प्रश्न ऐसे आते हैं कि प्रथम विश्व युद्ध ने भारत के राजनीतिक आंदोलनों में या यूं कहें कि राष्ट्रवाद में योगदान कैसे दिया था। तो प्रथम विश्व युद्ध था ये 1914 से 1918 के बीच में लड़ा गया युद्ध था और ये युद्ध सिर्फ यूरोप महाद्वीप पर लड़ा गया था। ये युद्ध सिर्फ यूरोप महाद्वीप पर लड़ा गया था। इस युद्ध ने भारतीय लोगों में राष्ट्रवाद लाने का प्रयास किया था। उसके बहुत सारे कारण है, मैं सामान्य स्थिति में बता देता हूं। वो कारण, पहला कारण है, वो कारण है जबरन भर्ती।
देखो, राष्ट्रवाद को मैं साथ में समझा देता हूं कि राष्ट्रवाद क्या है, और साथ में यह भी समझा देता हूं कि प्रथम विश्व युद्ध ने भारत में राष्ट्रवादी भावनाओं को उत्पन्न करने में अपना योगदान कैसे दिया था। तो पहला कारक था वो था जबरन भर्ती, क्योंकि युद्ध शुरू हुआ था। युद्ध शुरू होते भारत में देखो 1905 से लॉर्ड कर्जन की इस प्रतिक्रिया से, सांप्रदायिक विभाजन से भारतीय लोगों में अंग्रेजों के विरुद्ध रोष फूटता है। तो ब्रिटिश सरकार उनको ये बहाना बना करके उस रोष को रोकती है कि 1914 में प्रथम विश्व युद्ध शुरू हो जाता है कि वर्तमान समय में ब्रिटिश सरकार है वो युद्ध में फंसी हुई है। सरकार युद्ध समाप्त होते ही भारत में अंतरिम सरकार बनाने का प्रयास किया जाएगा। तो भारत के राजनीतिक आंदोलन है वो कमजोर हो जाते हैं। वो इस प्रयास में भारतीय लोग लगे रहते हैं कि कब युद्ध विराम हो और कब भारत में अंतरिम सरकार का प्रयास किया जाए। लेकिन इस युद्ध ने भारत में राष्ट्रवादी भावना उत्पन्न करने में महत्वपूर्ण योगदान दिया था। प्रथम विश्व युद्ध था, ये कौन से महाद्वीप पर लड़ा गया था? यूरोप महाद्वीप पर। सिर्फ यूरोप महाद्वीप पर लड़ा गया युद्ध था। इस युद्ध में लगभग 90 लाख लोग मारे गए थे और 2 करोड़ लोग घायल हुए थे। लगभग 3 करोड़ हो गया था। इतिहासकारों का मानना था कि यूरोप की हर एक कुटिया में से एक चिराग बुझ रहा था। ब्रिटिश सरकार ने अपने सैनिकों की संख्या को बनाए रखने के लिए भारत जैसे देशों से, उपनिवेश देशों से उन्होंने जबरन भर्ती करनी शुरू कर दी थी। भारत के ग्रामीण क्षेत्रों में आते थे और जो युवा हष्ट-पुष्ट दिखता था, काफी शारीरिक शोषण मजबूत होता था, उसको जबरदस्ती पकड़ करके जहाज में बैठा करके उनको समुद्री जहाजों से यूरोप भेजा जा रहा था। क्योंकि युद्ध मैदान में सैनिकों की संख्या रखनी जरूरी होती है। अगर सैनिक नहीं रहेंगे तो युद्ध हार जाएंगे। अब जब भारतीय शिक्षित लोगों को इस बात का पता चला तो भारत के शिक्षित लोग थे ये गए ग्रामीण क्षेत्रों में। ग्रामीण लोगों को इससे पहले अंग्रेजों के विरुद्ध कोई आवाज उठाने का मतलब नहीं था। वो अपना भूमि किराए पर पूछते थे, लगान चुकाते थे, अपनी आजीविका चलाते थे। उन ग्रामीणों को यह समझाया गया कि महायुद्ध चल रहा है। आज तो बहुत सारे संसाधन है हमारे पास में, हर एक संसाधन से पता चल जाता है कहाँ क्या हो रहा है। उस समय कोई पता नहीं चलता था, अखबार थे नहीं, न्यूज थे नहीं, और चीजें नहीं थी। तो ये शिक्षित लोग गांवों तक गए और गांवों में जाकर के लोगों को इकट्ठा करके उन्होंने समझाया कि जो आपके युवकों को ले जाया जा रहा है ये कोई नौकरी करने नहीं जा रहे, ये जिंदे वापस नहीं आएंगे, क्योंकि यूरोप में महायुद्ध चल रहा है, उसमें इनको जबरदस्ती धकेला जा रहा है। जब उनको ये कहा गया कि इनको कोई ट्रेनिंग नहीं दी जाती, सीधा युद्ध मैदान में जाएगा। अब जब एक सैनिक को ट्रेनिंग अगर नहीं दी जाती है, प्रशिक्षण उसका पूरा नहीं होता है, उसमें कौशलता नहीं आती है, तो उसकी ट्रांसपेरेंसी डाउन हो जाती है। ऐसी स्थिति में उनको समझाया तो भारत के ग्रामीण लोगों ने मिलकर के ब्रिटिश सरकार का विरोध शुरू कर दिया। जब ब्रिटिश सरकार का विरोध शुरू हुआ तो कौन सी भावना उत्पन्न हुई? राष्ट्रवाद की। यहां आप समझेंगे कि अगर प्रथम विश्व युद्ध नहीं होता तो ब्रिटिश सरकार को जबरन भर्ती नहीं करनी पड़ती। जब ब्रिटिश सरकार जबरन भर्ती नहीं करती तो भारत के ग्रामीण लोगों में किसी भी सूरत में ब्रिटिश सरकार के विरुद्ध रोष उत्पन्न नहीं होता। रोष उत्पन्न नहीं होता तो कौन सी भावना उत्पन्न नहीं होती? राष्ट्रवाद की। तो प्रथम विश्व युद्ध ने भारत में राष्ट्रवाद उत्पन्न करने में अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया था। 6 नंबर का क्वेश्चन आएगा, 2 नंबर का यहाँ पूर्ण हो जाता है। दूसरी चीज इसमें आती है कि प्रथम विश्व युद्ध ने ऐसी परिस्थितियां उत्पन्न की गई, उसमें यह कहा कीमतों में वृद्धि। प्रथम विश्व युद्ध के कारण वस्तुओं की काफी अभाव उत्पन्न हो गया। अभाव उत्पन्न होने की स्थिति में जब बाजार में वस्तुओं का अभाव हो जाता है तो कीमतों में भारी वृद्धि होती है। यह अभाव उत्पन्न क्यों हुआ कि भारत उपनिवेश कौन से देश का था? ब्रिटेन का। ब्रिटेन की सरकार थी, वो भारत के अंदर वस्तुओं की आपूर्ति होती है। किसी भी देश में वस्तुओं की आपूर्ति करने की जिम्मेदारी उस देश की सरकार की होती है। आज जैसे लोकतंत्र है, भारत में अगर किसी वस्तुओं की कीमतें बढ़ती हैं तो माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है, उन पर प्रेशर आएगा कि इनके कारण, क्योंकि शासन कौन संचालित कर रहा है? प्राइम मिनिस्टर कर रहा है, उसकी जिम्मेदारी बनती है। उसी प्रकार उस समय भारत में शासन कौन कर रहे थे? ब्रिटिश सरकार कर रही थी। तो ब्रिटेन की सरकार की जिम्मेदारी थी कि भारत में वस्तुओं की आपूर्ति करे। अब आपूर्ति इसलिए नहीं हो रही थी कि युद्ध लंबा खिंचता जा रहा था और जो ब्रिटेन के कारखाने थे उन ब्रिटेन के कारखानों में युद्ध सामग्री बननी शुरू हो गई, क्योंकि युद्ध में ज्यादा जरूरत थी। दैनिक आवश्यकता की वस्तुओं के जितने भी कारखाने थे, देखो मैंने यहाँ बताया आपको 90 लाख लोग मारे गए थे। तो जो ही सैनिक मरे थे तो ब्रिटिश सरकार ने जो कामकाजी पुरुष थे
ब्रिटेन के जो कामकाजी पुरुष फैक्ट्रियों में लगे हुए थे या अन्य और कार्य, सिविल कार्य कर रहे थे, उन सबको सेना में धकेला जा रहा था, तो वो फैक्ट्रियां वैसे डाउन हो गई थी। दूसरी ओर ये कार्य था कि जितने भी कारखाने थे उनमें दैनिक आवश्यकता की वस्तुओं को तो रोका गया, और उसमें सैनिकों के लिए वर्दी है, टेंट है, जूते हैं, घोड़ों पर लगने वाले काठियां होती है, इन सब की सारी व्यवस्थाएं वहां पर की जा रही थी। इसलिए भारत में जो दैनिक आवश्यकता की वस्तुएं आ रही थी, उन वस्तुओं का क्या हो गया, अभाव हो गया। अब अभाव की स्थिति के अंदर क्या होगा, कीमतें बढ़ेंगी, गिरेंगी। बाजार में किसी भी वस्तु की कीमत, अगर वस्तुओं का अगर अभाव होता है, स्टॉक कम हो जाता है, ऐसी स्थिति में वस्तुओं के दाम आसमान छूने लग जाते हैं। भारत के जो राजनीतिक लोग थे जिसमें राष्ट्रवाद की भावना थी, वे भारत के विभिन्न क्षेत्रों में उन्होंने भ्रमण किया और आम जनता को संगठित करके उन्होंने ये समझाने का प्रयास किया कि देश के अंदर वस्तुओं की आपूर्ति करने की जिम्मेदारी उस देश की सरकार की होती है। आज भारत की सरकार का दायित्व ब्रिटिश सरकार को है। ब्रिटिश सरकार युद्ध लड़ रही है, उसको भारत में आपूर्ति की कोई जिम्मेदारी नहीं है। ऐसी स्थिति में हमें आज बढ़ी हुई कीमतें मिल रही हैं। अगर ब्रिटिश सरकार हमें गुलाम नहीं बनाती, उपनिवेश नहीं बनाती, तो भारत में इतने कारखाने खुल जाते कि ये जो वस्तुएं मिल रही है उनसे भी आधी कीमत में हमें वस्तुएं मिलने लग जाती। हमारे उद्योगपतियों को ब्रिटिश लोग पनपने नहीं दे रहे हैं। ऐसी स्थिति में भारत के हर एक चप्पे चप्पे के अंदर ब्रिटिश सरकार के विरोध की स्वरूप उभरा। ऐसी स्थिति में कौन सी भावना उत्पन्न हुई, राष्ट्रवाद की भावना उत्पन्न हुई। अगर युद्ध नहीं होता तो वस्तुओं की आपूर्ति होती रहती, और वस्तुओं की जहां तक आपूर्ति होती रहती, ऐसी स्थिति के अंदर वस्तुओं की कीमतें नहीं बढ़ती। वस्तुओं की कीमतें नहीं बढ़ती तो भारत के हर एक समाज में विरोध नहीं आता। विरोध नहीं आता तो कौन सी भावना उत्पन्न नहीं होती, राष्ट्रवाद की। इसलिए प्रथम विश्व युद्ध ने राष्ट्रवाद उत्पन्न करने में अपना योगदान दिया था। तीसरा बिंदु अपन पढ़ते हैं, वो आता है करों में वृद्धि। अब किसी भी देश की सरकार होती है, वो युद्ध में फंस जाती है। ऐसी स्थिति में युद्ध के अंदर स्वाभाविक सी बात है, नुकसान होना है। उस आर्थिक नुकसान की भरपाई करने के लिए सरकार टैक्स बढ़ाती है। अब सरकार टैक्स अपने देश पर तो बढ़ाना पड़ेगा, स्वाभाविक सी बात है। उनको अधिविकर्ष का भी अधिकार होता है। जैसे गवर्नमेंट है, तो गवर्नमेंट में अगर आर्थिक स्थिति कमजोर होती है तो भारत सरकार भारत की पब्लिक पर किसी भी प्रकार का वो टैक्स बढ़ा सकती है और उसकी अपनी आपूर्ति करने की दायित्व होता है। संविधान भी इस बात को मानता है। लेकिन युद्ध लड़ा ब्रिटेन ने, भारत से कोई लेना देना नहीं उनका। और ब्रिटिश सरकार ने जो कर भारतीय लोगों से वसूले जा रहे थे, उन करों में इजाफा कर दिया, उनकी वैल्यू डबल कर दी गई। जब उनकी वैल्यू डबल की गई, ऐसी स्थिति में भारत के हर एक वर्ग के ऊपर बढ़े हुए कर की मार आने लगी। उस मार के लिए पूरा भारतीय समाज चरमराने लग गया था। तो भारत के राजनीतिक लोगों ने भारत के ग्रामीण क्षेत्रों का भ्रमण किया। मैंने पहले भी आपको बता दिया था कि ग्रामीण लोगों को अंग्रेजों से कोई मतलब नहीं था, शिक्षित वर्ग को मतलब था। वो परेशान हो रहे थे। ग्रामीण लोग अनपढ़ थे, उनको सिर्फ अपनी आजीविका चलानी थी। उनको समझाया गया कि आप पर भी टैक्स लगने जा रहा है, आपसे जो जमीन का लगान लिया जा रहा है, इस लगान में वृद्धि ब्रिटिश सरकार ने करवाई है। युद्ध ब्रिटेन ने लड़ा है, नुकसान ब्रिटेन को हुआ और उसकी आपूर्ति भारतीय लोगों से की जा रही है। ये सरासर गलत है। ऐसी स्थिति के अंदर भारतीय लोगों ने ब्रिटिश सरकार के विरोध का आवाज उठाई। तो भारतीय लोगों में कौन सी भावना उत्पन्न हुई, राष्ट्रवाद की। अगर युद्ध नहीं होता तो ब्रिटिश सरकार जितने टैक्स ले रही थी, काम चल रहा था ब्रिटिश सरकार का। युद्ध नहीं होता तो ब्रिटिश सरकार को नुकसान नहीं होता, नुकसान नहीं होता तो करों में वृद्धि नहीं की जाती। ऐसी स्थिति में उनका काम चलता रहता। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि प्रथम विश्व युद्ध ने भारत के राष्ट्रवादी आंदोलन में योगदान दिया था। यहां से जो विरोध का स्वरूप है वो भारतीय लोगों का बदल जाता है। पढ़े लिखे लोग, क्योंकि भारत के जो संपन्न परिवारों के लोग थे वो ब्रिटेन पढ़ते थे, वो प्रभावित भी नहीं थे। उनमें एक राष्ट्रवादी भावना का जज्बा था, सिर्फ वो प्रभावित नहीं थे। उनके ऐसे अच्छे मकान थे, वो वहाँ विदेशों में पढ़ के आते थे, अच्छी तरीके से हो रहते थे, किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम उनको नहीं थी। लेकिन भारत को स्वतंत्र करवाने की जिद उनमें हो गई थी। अब देखो, यहाँ से मैं एक पार्ट आपको अलग ले जाऊंगा। अलग उसका मतलब ये होगा कि महात्मा गांधी का रोल आता है। यहाँ से रोल कैसे आता है कि महात्मा गांधी के जन्म के बाद में वो LLB थे, वो ब्रिटेन से करके आए थे और 1885 ईस्वी के अंदर वे एक मोहम्मद इकबाल नाम की मल्टीनेशनल कंपनी थी, उस कंपनी का मुकदमा लड़ने के लिए वो दक्षिणी अफ्रीका चले जाते हैं। और दक्षिणी अफ्रीका में रहते हुए वहां पर उन्होंने एक अच्छा विरोध किया था। दक्षिणी अफ्रीका में एक चल रहा था रंगभेद की नीति, कि अफ्रीकन लोग थे वो काले थे और यूरोपियन लोग गोरे थे। तो काले और गोरे लोगों के बीच में एक बड़ा संघर्ष चल रहा था।
उस संघर्ष में गांधी जी ने एक बहुत बड़ा योगदान दिया था और गांधी जी ने अपना वहां पर एक नई चीज सीखी थी, वो था गांधी जी का सत्याग्रह। गांधी जी का सत्याग्रह क्या था, वहां से ये बहुत बड़ा उनका अस्तर था। सत्याग्रह क्या था कि गांधी जी का ये मानना था कि अगर आपकी मांग सत्य है, अगर आपकी आवाज सत्य है, आपकी आत्मा सत्य है, तो आप अपने विरोधी से बार बार याचना करो, बार बार प्रार्थना करो। आपकी प्रार्थना को एक दिन जरूर स्वीकार किया जाएगा। एक सच्चा सत्याग्रही वही व्यक्ति है जिसके आत्मा में प्रेम की लो जलती है। वो कभी भी अपने दुश्मन का बुरा भी नहीं चाहता, बुरा करनी तो बहुत दूर की बात है, अपने मन में भी उसके विरुद्ध कोई गलत विचार नहीं आते हैं। वो एक सच्चा सत्याग्रही होता है। ब्रिटिश सरकार आपकी हुकूमत को मानेगी अगर हम बार बार याचना करते हैं। वहां से गांधी जी 1915 ईस्वी में भारत आते हैं और भारत आने के बाद में उनका पहला राजनीतिक आंदोलन था, वो था 1916 ईस्वी में चंपारण किसान आंदोलन। देखो ये क्वेश्चन बड़ी परीक्षा में भी आता है। प्रश्न क्या आता है कि गांधी जी का भारत से राजनीतिक आंदोलन कहां से शुरू होता है, या फिर यह पूछा जाता है कि भारत में गांधी जी का राजनीतिक पदार्पण कहां से शुरू होता है, राजनीतिक कदम था गांधी जी का। यह किसान आंदोलन चंपारण से था। यह आंदोलन क्यों हो रहा था? चंपारण क्षेत्र था, यह था बिहार प्रांत में, और बिहार के चंपारण क्षेत्र के किसान थे, वो परेशान थे। वहां की औपनिवेशिक सरकार, ब्रिटिश पदाधिकारी थे, वे पदाधिकारी उनसे जबरन खेती करवाते थे। वो करवाते थे नील की। नील एक वस्त्र उद्योग के काम में आने वाली फसल थी। उस नील के खरीदार सिर्फ अंग्रेज थे। जो आपने सुना होगा कि लंदन के अंदर, ब्रिटेन के अंदर लिवरपूल और मैनचेस्टर की जितनी भी फैक्ट्रियां थी, वो जो वस्त्र बनाती थी, उस वस्त्र में सबसे अधिक नील की आपूर्ति भारत के चंपारण क्षेत्र से हुआ करते थे। अकेले अंग्रेज खरीदार होने की स्थिति में उनकी कीमत कम रहेगी ज्यादा। अगर पर्टिकुलर एक खरीदार होगा तो अपनी मनमर्जी से पैसे देगा। ऐसी स्थिति में वहां के किसानों को बहुत बड़ा लॉस हो रहा था और किसानों को खाद्यान्न, चावल है, गेहूं है, बाजरा है, मक्का है, ये अपने परिवार का भरण पोषण करने के लिए काफी ऊंचे दामों में लाने पड़ते थे। इसलिए वो नील को बेच करके, नील के खरीदार अंग्रेज थे, वो नील को बेच करके अपने परिवार का भरण पोषण नहीं कर पाते थे। ऐसी स्थिति में वहां के किसानों ने संगठन बनाया और ब्रिटिश पदाधिकारियों का उन्होंने विरोध किया। उस विरोध की स्थिति में बिहार पहुंचते हैं महात्मा गांधी और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। गांधी जी वहां पहुंच करके अपना सत्याग्रह शुरू करते हैं, किसानों को एकत्रित करते हैं और उनको समझाते हैं कि किसी भी सूरत में हमें हिंसा नहीं करनी है। गांधी जी वहां एक लंबा आंदोलन चलाते हैं, अहिंसात्मक रूप से सत्याग्रह शुरू करते हैं। वहां के पदाधिकारियों और किसानों के बीच में समझौता होता है। समझौते की शर्तों के अनुसार यह प्रावधान होता है कि किसानों को खेती तो किसकी करनी है? नील की। उस कुल खेती के अपने भाग के 1/4 भाग पर वे खाद्यान्न भी उत्पादित कर सकते हैं। क्या उत्पादित कर सकते हैं? खाद्यान्न भी उत्पादित कर सकते हैं, अपने परिवार का वो भरण पोषण कर सकते हैं। ऐसी स्थिति में गांधी जी का पहला आंदोलन सफल होता है, सफल होता है। तो ये क्वेश्चन आता है कई बार, बड़ी आरएस की बड़ी एग्जाम होती है, उनमें आता है कि गांधी जी का भारत में पहला राजनीतिक कदम कहां से शुरू होता है? तो कहां से होता है? चंपारण से उनका किसान आंदोलन शुरू होता है। दूसरा आंदोलन करते हैं वो 1917 ईस्वी में आंदोलन चल रहा था खेड़ा में। देखो यहां से प्रश्न तो नहीं आता है, लेकिन इस मूल चीज के लिए हमें पहुंचना है। राजनीतिक आंदोलनों में ये कड़ियां कैसे जुड़ती हुई आगे बढ़ती हैं? खेड़ा किसान आंदोलन था। खेड़ा के किसान थे, वो आंदोलन कर रहे थे। आंदोलन का कारण था अकाल।
अकाल पड़ने के कारण वहाँ के किसान थे वो लगान चुकाने में असमर्थ थे। बसंत ऋतु में भारी अकाल पड़ गया था। अब किसान, आज तो किसान की खुद की जमीन है, किसान के ट्यूबवेल है, पशु है, किसान का बेटा कमा रहा है, सारी चीजें। उस समय जमीन होती थी वो सरकार की होती थी और उनको किराए पर पूछनी पड़ती थी। सरकार से नीचे अधिकारी होते थे, अधिकारियों से नीचे भूस्वामी होते थे और उनसे नीचे जमींदार आ जाते थे। तो एक ये चैन बनी हुई थी। इस चैन के अंदर ब्रिटिश अधिकारी कुछ कहते थे, नीचे तक जाते जाते उनकी कीमतें बहुत बढ़ जाती थी। वहाँ अकाल पड़ गया था और उस समय सरकार, मुंबई उस समय प्रेसिडेंसी थी, भारत में 3 प्रेसिडेंसी थी। तीन प्रेसिडेंसी थी, उसमें मुंबई प्रेसिडेंसी यानी मुंबई सरकार थी, वो लगान कठोरता से वसूल रही थी। किसान काफी परेशान थे, किसान वहां आंदोलन कर रहे थे। इस आंदोलन में भी पहुंचते हैं गांधी जी और वहां पहुंच करके गांधी जी अपना सत्याग्रह आंदोलन शुरू करते हैं और अपनी याचना पदाधिकारियों के सामने करते हैं। गांधी जी के प्रयासों से यह आंदोलन भी सफल हो जाता है और किसानों को यह छूट मिल जाती है, क्योंकि जमीन नहीं बताएंगे, उनके पुत्रों को गिरमिटिया मजदूर के रूप में एग्रीमेंट होता था। ये गिरमिटिया शब्द देखो मैं बाद में बताऊंगा, पहले बता देता हूँ आपको। गिरमिटिया क्या था कि पहले औपनिवेशिक काल में यूरोपियन कंपनियों द्वारा भारत के श्रमिकों को एक एग्रीमेंट किया जाता था। इंग्लिश का शब्द है एग्रीमेंट, कि उनके साथ 5 साल का अनुबंध होता था। अनपढ़ लोग होते थे, भारतीय लोग अनपढ़ ही थे, मजदूर जाने वाले, वे लोग इस एग्रीमेंट को गिरमिट बोलते थे। बहुत सारे शब्द ऐसे होते हैं जो उनसे जुड़े हुए थे स्थानीय भाषाओं से, गिरमिट बोलते थे। धीरे धीरे उन मजदूरों का क्या नाम पड़ गया था? गिरमिटिया नाम पड़ गया था। उस गिरमिटिया के रूप में उनके किसानों को, बेटों को भेजा जाता था और उनको जमीन से बेदखल कर दिया जाता था। किसानों को जमीन दूसरे को बतानी है तो वो बेदखल नहीं करें, उन किसान बेचारा पैसे कैसे उतारेंगे? गांधी जी वहां पहुंचते हैं और सत्याग्रह करके अपना आंदोलन शुरू करते हैं। गांधी जी का यह आंदोलन सफल हो जाता है और उन किसानों को 2 वर्ष की छूट मिलती है। कि उन्हीं किसानों को बताएंगे जिन्होंने पहले जमीन पूछी थी, वो किसान 2 वर्ष तक पीछे का बकाया लगान है वो चुकाते रहेंगे और फसल की पैदावार करते रहेंगे। गांधी जी का दूसरा आंदोलन भी सफल हो जाता है। यहां चलते हैं 1918 ईस्वी के अंदर अहमदाबाद आंदोलन। अहमदाबाद में आंदोलन कर रहे थे मिल मजदूर अपना वेतन वृद्धि करने के लिए। अहमदाबाद के मिल मजदूर थे वो फंसे हुए थे बेचारे। फंसे हुए इसलिए थे कि उस समय मिलें होती थी, कपड़ा बनाने की मिलें होती थी, वो या तो ब्रिटिश पदाधिकारियों, ब्रिटिश सरकार की और भारतीय पूंजीपतियों की होती थी। वे सभी इनका शोषण कर रहे थे, श्रमिकों का वेतन नहीं बढ़ा रहे थे। गांधी जी वहां पर पहुंचते हैं और सत्याग्रह शुरू करते हैं। वहां पर मिल मजदूरों के वेतन में 34% की वृद्धि हो जाती है। गांधी जी के ये अहिंसात्मक आंदोलन देख करके ब्रिटिश सरकार घबरा जाती है। इस प्रकार गांधी जी के पहले 3 आंदोलन शुरू हो जाते हैं। बड़ी परीक्षाओं में आता है कि गांधी जी के 2 प्रारंभिक किसान आंदोलनों के नाम लिखो, चंपारण हो जाएगा और खेड़ा किसान आंदोलन हो जाएगा। कोरोना से डरे नहीं, सतर्क रहें, ऑनलाइन क्लास से जुड़े रहें। धन्यवाद।